नमस्कार देहरादून। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं पद्म भूषण पद्मश्री श्री अनिल प्रकाश जोशी जी, और आइए उनसे जानते हैं। जैसा कि आज हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मना रहे हैं, जैव विविधता दिवस, तो इस पर जानते हैं कि आज का ये दिवस क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मना रहे हैं हम दिवस। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। आपका बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सबको अब इस दिवस में समझनी चाहिए, मैं यह नहीं गिनने की कोशिश करूंगा कितने रहे और कितने गए, क्योंकि ये आंकड़े कहीं ना कहीं उपलब्ध हैं। मैं उस पहलू की तरफ आना चाहता हूं जिसको कि हर व्यक्ति को आज समझना होगा। जब से पृथ्वी बनी और पृथ्वी बनने के बाद जिस तरह से जीवन आए, जिसमें मनुष्य बहुत बाद में आया, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए हम सबको कि पहले पशु पक्षी सब आए हैं, वृक्ष आए, पौधे आए, तमाम आए। प्रकृति और पृथ्वी ने इतना ढेर सारा पेन लेकर तब अंत में मनुष्य को जन्म दिया। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि अभी दुनिया में हम 3/4 प्रजातियों को तो जानते ही नहीं, अभी तक उन पर रिसर्च ही नहीं हुई। जो भी हम जानते हैं उनमें से ही हमने करीब 1 लाख खतरे की सीमा में ले आए हैं, जो कि कहा जाता है थ्रेटन हो चुके हैं, और 10 लाख इसी कड़ी में जा चुके हैं कि जिनको हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको भी खतरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पृथ्वी ने सबको बराबरी का दर्जा दिया था, मनुष्य को एक एडेड एडवांटेज ये भी दिया कि तुम पर दिमाग है, तुम पर बुद्धि है, क्योंकि तुम एक बेहतर प्रबंधक का रास्ते निकाल सकते हो जहाँ पे सब मिलकर रह सकते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम जैसी कल्पना ये खाली आदमियों के लिए या देशों के लिए नहीं थी, इस तमाम तरह के जीवनों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जो हमारे शास्त्रों ने किया। अब आप देखिए, अभी मैं देख रहा था कि वर्ल्ड की एक बर्ड स्टेटस रिपोर्ट आई है जिसने कहा कि 48% प्रजातियां चिड़ियों की, उनमें बड़ी गिरावट आ, कई खतरे में जा चुकी। अब चाहे समुद्र ले लो, चाहे थल ले लो, आकाश ले लो, मनुष्य ने इन तीनों इकोसिस्टम पर इतना कब्जा कर दिया, अपनी पिपासा और लालसाओं के लिए इसने दूसरों को बलि चढ़ा दी। पेड़ पौधे हो, वन्य जीव हो, मछलियां समुद्र की हो, नदियों की हो, हमने एक ऐसा वातावरण आज बना दिया, इनके लिए हमने अपने बीच में कोई स्थान नहीं रखा। हम एक बात भूल गए, मनुष्य के अलावा सारे जीव ऐसे इस पृथ्वी पर हैं जो कुछ न कुछ योगदान प्रकृति के प्रति करते हैं। ये मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है, और मैं इसको तो सबसे विविध जीव कहूंगा जिसने प्रकृति का कभी सम्मान नहीं किया, चाहे वो वनों को लेकर हो, चाहे वो तमाम तरह की विकास के जो भी उसने रास्ते तैयार किए, उसने इन्हीं को बलि चढ़ा दिया। अब समझ लेना चाहिए कि ये ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि इन्हीं के बीच में से कोविड जैसा कोरोना, वो भी जैव विविधता का एक हिस्सा है। उसने जिस व्यापक रूप में सारी दुनिया को लपेटे में लिया, ये मनुष्य की करनी का एक दुष्परिणाम है जो सामने, और ऐसा होगा। आप स्वाइन फ्लू आ रहा है या अन्य तरह की जो वायरल बीमारियां हैं, जंगल से चलकर आती हैं, क्योंकि हम वहां पहुंच गए, उनके निवास को हमने समाप्त कर दिया। तो अब जो सबसे बड़ी चेतना हमको चाहिए इस दिवस के संदर्भ में, कि हम इसको अपना घर न समझे। उनका ज्यादा समझेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, क्योंकि उनका न समझने के कारण जिस तरह से हमने अतिक्रमण किए हैं, हम हवा, मिट्टी, जंगल, पानी तो खो ही चुके हैं, पर साथ में हमने उनके द्वारा प्रकृति को तैयार किए हुए जो तमाम तरह के उत्पाद हैं, उनसे भी वंचित हो रहे हैं, और बीमारियों के आक्रमण एक के बाद एक आने जो शुरू हो चुके, वो इसी ओर इशारा करता है कि समझें, ये जो विविधता है उसका हम एक हिस्सा है, उनके भी योगदान है, हमारे भी हैं। तो अपनी बुद्धि का सही परिचय देते हुए बेहतर प्रबंधन की तरफ सोचें। उनके हिस्से के घर को हम शायद सुरक्षित रखें, और उससे आने वाले समय में हमारे घर भी सुरक्षित रहेंगे। जी अनिल जी, अगर उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो आपने जितना शोध किया है, तो उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी कैसी है? देखिए, अभी क्योंकि शुरुआत से ही हमको यह नियम पर चलना था कि 67% लैंड अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए, उसका एक बड़ा सपोर्ट था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कि जिस तरह से फॉरेस्ट में अगर देखें, सबसे ज्यादा भागीदारी चीड़ के जंगल की है, जो एग्जॉटिक स्पीसीज है, हमारी नहीं है, और उसका बहुतायत होने के 2-3 बड़े दुष्परिणाम है। पहला, मिट्टी पानी का संरक्षण नहीं होता, वनों की आग का सबसे बड़ा कारण है। उसके लपेटे में फिर जो अन्य वन्य जीव आते हैं, वो दूसरा बड़ा नुकसान है, चाहे वो पौधों की प्रजातियां हो या वनों की या उससे जुड़े हुए वन्य जीव। यह समझिए कि पृथ्वी में जीवन आने के
कारणों में सबसे महत्वपूर्ण वेजिटेशन रही है, तभी इवोल्यूशन हुए, रिवोल्यूशन आया। आज यहाँ पर मैं और दुनिया जिस कोयले को लेकर के ऊर्जा का लाभ ले रही है, वो उस वेजिटेशन की देन है जो 6.5 करोड़ साल पहले एक वोल्केनो के नीचे दब गई थी और वो कोयला बना। उसने उद्योग क्रांति को जन्म दिया। तो आप अपने को जोड़िए, आप उन संसाधनों का जिनका उपयोग कर आप विकास के रास्ते तय कर रहे हैं, वो जैव विविधता को अगर हमने खत्म किया, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी ये वही है कि अगर वनों को खोएंगे, प्रजातियों को खोएंगे तो आप बाढ़ झेलेंगे, आप अन्य तरह की विपदाओं को झेलेंगे। तो उत्तराखंड की जैव विविधता या हिमालय की पूरी बहुत स्पष्ट है कि वे बहुत सुखद स्थिति में नहीं कही जा सकती, क्योंकि आप वनों पर आक्रमण कर रहे हैं। तमाम तरह के विकास के रास्तों को जो आपने अपनाया है वो उनसे भी जुड़ती है। तो हमने खोने की तैयारी कर ली है, और हिमालय को भी, जो कि देश दुनिया का पालक है, वो अगर अपने ही वन्य जीवों के प्रति गंभीर नहीं होगा, उन्हें नहीं पाल पाएगा, तो अब आप मानिए कि पूरे इकोसिस्टम को एक बड़ी चोट लगने वाली है, जो हिमालय से भी चल के जाएगी। तो इसमें आपका क्या मानना है कि जिस तरह से आपने कहा कि चीड़ के जंगल बहुत पनप रहे हैं और प्रजातियां जो कुछ हैं वो विलुप्त हो रही हैं, तो इसमें मानव को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए, अभी से कैसे जागृत होना चाहिए, ऐसा क्या स्टेप है जो हम सभी मिलकर उठा सकते हैं अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण और इस जैव विविधता, इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली शिक्षा जो हमें जिसकी दिशा तय करनी है, और तमाम तरह के विज्ञान जो हमने चंद्रमा से लेके मंगल और मिसाइल्स को लेकर किया, एक और विज्ञान जो आज तक नहीं पढ़ा और समझा गया, वो है प्रकृति का विज्ञान, साइंस ऑफ नेचर। क्योंकि साइंस ऑफ नेचर को अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो सब हम अपनी भागीदारी, अपनी सीमाओं को भी समझेंगे। पानी के लाले पड़ गए, मिट्टी अब जहरीली हो गई और वन हमारे बीच में से जा रहे हैं, तो पहले साइंस ऑफ नेचर। दूसरा, चीड़ के जंगल हो या कोई भी अन्य वन्य हो, ये मनुष्य नहीं लाया, इन्हें प्रकृति ने दिया था। तो प्रकृति की परिस्थितियों को समझिए। पहले पानी आया, फिर वन आए, और ये तो आप जानते हैं हिमालय का जन्म यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स का टैथीसी के अंदर हुआ है। तो इसका मतलब पानी के रास्ते जो बंद हो गए उन्हें खोलना होगा, और उसका एक सरल तरीका है जो प्रयोग हमने यहाँ पे भी साधा है कि जब हमारे यहाँ वन नहीं थे, नदी सूख गई थी, हमने वनों के जलागमों का उपयोग एक तरह से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कर दिया। हमने जल छिद्र बना दिए और 1 हेक्टेयर में 300 जल छिद्र बने और 44 हेक्टेयर को ट्रीटमेंट किया। वन विभाग की बराबर की भागीदारी रही, गली प्लगिंग की, क्योंकि जो भी पानी पड़े वो तुरंत वहीं पे रुक जाए और वो सिंचित करे। जो वनों का योगदान था हमने जल छिद्रों से किया। बाद में जल छिद्रों की कृपा से एक्वीफर रिचार्ज हुए, नदी की वापसी भी, और इस जगह आग भी नहीं लगती। इसलिए सीधी सी बात है कि नमी रहती है, अन्य पेड़ पौधों का भी जो बना, वन्य जीव भी वापिस आ गए। ये एक ऐसा उदाहरण है टोटली, और इसका अध्ययन किया जा रहा है। 3-4 संस्थान मिलकर इस प्रयोग का अध्ययन कर रहे हैं। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल कन्वर्जन। पहले रिग्रेशन हुआ, अब प्रोग्रेसिव अप्रोच है कि हम उसको वापिस लाना चाहते हैं, और ये तभी संभव हुआ जब हम प्रकृति के विज्ञान को समझे। यही देश दुनिया में जाना भी चाहिए। तो अंत में हमारे श्रोताओं को थोड़ा ये जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से हमारे इकोसिस्टम के लिए जो जैव विविधता है, जो आज का हम ये दिवस मना रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आगे चले। देखिए, ऐसा है, सवाल अपनी लिए जो सबसे बड़ा है अपनी जान का है। जहान बाद में है। जान बचाओगे तो जहान को भोगोगे, क्योंकि आप जिस जहान के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, वो उसका बड़ा कारण यही है कि हमने और जैव जीवन का सम्मान नहीं किया। अब हमारा ही जीवन संकट में पड़ चुका है। तो फिर ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए मानव को मिलकर कि अभी से उनको ऐसे जागृत हो जाना चाहिए कि जो प्रकृति अपना ये विध्वंस रूप दिखा रही है, हमने जो उसके साथ छेड़छाड़ करी है, तो उसको हम लोग कैसे वापस प्रकृति के पास आ सकते हैं? सरल जीवन, और ये पशु पक्षियों से ही सीखिए। न किसी पक्षी, न किसी जानवर के पास न गाड़ियां होती हैं, न एसी होता है, न उस तरह के घर होते हैं जो दूसरों को उजाड़ के बने। सरल जीवन शायद हमारे लिए भी बेहतर होगा और उनके लिए भी बेहतर होगा। कम से कम आप अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगाएं, और हमारी आवश्यकताएं उस हद तक जा चुकी हैं जो आज के विनाश का बड़ा कारण बन रही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक पेड़ भी नहीं लगा सकते, तो आप अपने अंदर तो कम से कम एक परिवर्तन लाइए कि आप अपनी निर्भरता और आपकी आवश्यकताओं से ऊपर की जो अन्य विलासिताएं हैं उन पर रोक लगा दें। आप निश्चित रूप से
जैव विविधता पे भी और प्रकृति के साथ उसके बेहतरी के लिए भागीदारी करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़ने के लिए और आज जैव विविधता दिवस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं संग साझा करने के लिए कि किस तरह से वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।